नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एस्पिरिन पॉइजनिंग या फिर सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोनों एक ही है। अब एस्पिरिन पॉइजनिंग क्या होता है ये आज हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके भी किसी जानकार को या रिलेटिव को एस्पिरिन टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस्पिरिन पॉइजनिंग पहले समझते हैं एस्पिरिन क्या है। ये एक एंटीप्लेटलेट दवाई है जो कि खून पतला करने के काम आती है। ये कौन लोग लेते हैं? ये वो लोग लेते हैं जैसे जिनको कार्डियक डिजीज है, कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ या स्टेंट डला हो, या फिर डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं, प्रोफाइलैक्टिकली ये दवाई ले रहे हैं ताकि खून पतला रहे, गाढ़ा ना हो। ऐसे हिंदी भाषा में कहा जाता है कि खून को पतला करने की दवाई पेशेंट लोग बोलते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एस्पिरिन क्या है। काफी लोग लेते हैं, कार्डियक पेशेंट्स। ठीक है, उसके अलावा अब जो एस्पिरिन है इसकी जो पॉइजनिंग वो एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है, दो हो सकती है। उसके अलावा इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरीज होती है। उसके अकॉर्डिंग एस्पिरिन पॉइजनिंग के सिम्टम आते हैं। अब जैसे पहले बोलेंगे कि एस्पिरिन पॉइजनिंग हुआ है तो कैसे पता चले? ये पेशेंट के रिलेटिव हिस्ट्री देंगे कि ये एस्पिरिन के डब्बे में इतनी थी, कोई बच्चा खा गया या सुसाइड के लिए उसने अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। माइल्ड में क्या होता है? सैलिसिलेट लेवल्स देखते हैं तो 150 मिलीग्राम से ज्यादा पर किलोग्राम अगर आपका डोजेज है तो ये माइल्ड है, और 150 टू 300 मिलीग्राम पर किलोग्राम है तो ये मॉडरेट डोजेज होगा। सीवियरिटी अगर इसमें टॉक्सिसिटी जो देखेंगे 300 टू 500 सीवियर। तो माइल्ड में क्या सिम्टम आते हैं? माइल्ड टॉक्सिसिटी है एस्पिरिन की। तो माइल्ड टॉक्सिसिटी में जैसे नोजिया, जी घबराना, उल्टी जैसा मन होना, चक्कर आना, ये माइल्ड टॉक्सिसिटी। मॉडरेट टॉक्सिसिटी में क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, तेज सांस लेना, कंफ्यूजन, हाइपरवेंटिलेशन, टैकीकार्डिया, बुखार आना, कान बजना, टिनाइटस, ये सिम्टम्स होंगे मॉडरेट में। अब सीवियर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी है तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? सीवियर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में जैसे डिलीरियम, हेलोसिनेशन, बहकी बहकी बातें करेगा पेशेंट, सीजर्स, मिर्गी आ सकती है, कोमा में जा सकता है पेशेंट सीवियर टॉक्सिसिटी में। उसके अलावा रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सीवियरिटी के सिम्टम्स हो गए। उसके अलावा अब हम बात करें कि इसमें और क्या सिम्टम्स होंगे। देखो, पोटेशियम लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, एडीमा, सूजन आ सकती है पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स जो हमने बात की वही होगा। उसके अलावा बात करें एस्पिरिन पॉइजनिंग में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है? तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। अब कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट क्यों होता है? पल्मोनरी एडीमा की वजह से। तो ये एस्पिरिन पॉइजनिंग में मृत्यु का कारण बनता है। उसके अलावा हाई डोज अगर सैलिसिलेट पॉइजनिंग है तो क्या इंडिकेट करेगा? टिनाइटस, कानों का रिंगिंग होना, बजना, कुछ सुनाई देना, तो ये हो गया टिनाइटस। तो मुझे लगता है जैसे एस्पिरिन पॉइजनिंग के सिम्टम्स आपको समझ में आएंगे। अब इसकी स्टेजेस होती है पॉइजनिंग की, तो स्टेजेस में आपको समझाता हूं। जैसे किसी ने एस्पिरिन दवाई खा ली तो अब पहले क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन होगा, तेज सांस लेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया तो क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर फेंकेगा। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा तो उससे क्या होगा? बॉडी में एल्कलोसिस लेवल बढ़ेगा, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया तो अब किडनी कंपनसेट करेगी। सेकंड स्टेज में किडनी कोशिश करेगी बॉडी को बेसिक कंडीशन बनाने का, तो बाइकार्ब एलिमिनेट करेगी, किडनी बाइकार्ब फेंकेगी उस समय, है ना, सेकंड फेज में। तो ये क्या होगा? कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। पूरा बाइकार्ब भी नहीं फेंक पाए कि एसिडोसिस हो जाए। तो अब इसके बाद थर्ड स्टेज क्या होगी कि प्लाज्मा लेवल ऑफ सैलिसिलेट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा प्लाज्मा लेवल सैलिसिलेट का बढ़ता जाएगा। अब बढ़ेगा तो क्या होगा? लेवल बढ़ता जाएगा, सैलिसिलिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा बॉडी में। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, इनिशियली रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सैलिसिलिक एसिड लेवल बढ़ गया है। अब यहां पे इनिबिशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट एंड शिफ्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हीट जनरेट करेगा एनर्जी जनरेट करने की जगह। तो अगर हीट जनरेट करेगा तो हाइपरथर्मिया होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। अब यहां पे पहले तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस था, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। कैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ? सैलिसिलिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ बॉडी में, उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इनिशियल स्टेज में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस,
फाइनली क्या डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये हो गया, बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ तो धीरे धीरे सिम्टम्स वर्स होने लगते हैं सैलिसिलेट पॉइजनिंग या एस्पिरिन पॉइजनिंग में। उसके अलावा अब जानते हैं कि इसको कैसे पहचाने, इन्वेस्टिगेशन तो पेशेंट के अटेंडर ने बता दिया, एस्पिरिन खाया है बहुत सारा, तो अब हम सैलिसिलेट लेवल्स देखेंगे। नॉर्मल होता है 30 to 100, थेरेपेटिक डोज पे होता है 50 to 300 मिलीग्राम पर लीटर, टॉक्सिसिटी में 700 से 1400 तक का लेवल जा सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, पेशाब की जांच करेंगे, यूरिन एनालिसिस, सीबीसी करके देखेंगे, फ्रीक्वेंट सैलिसिलेट लेवल्स और शुगर चेक करेंगे, लेवल ब्लड शुगर लेवल की हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एबीजी करके देखेंगे तो वहां पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस मिल सकता है। फाइनली लेट स्टेज में एसिडोसिस होता है, इनिशियल स्टेज में अल्कलोसिस होता है, जैसे हमने बात की मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी फाइनल स्टेज लेट स्टेज में होगा। अब उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करें इस चीज को, रिससिटेशन करेंगे पेशेंट को, एडिक्वेट एयरवे देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे, डीकंटामिनेशन करेंगे, तो उसके लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल ले सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाश कर सकते हैं पेशेंट को अगर लेट नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज है तो, और समय बीत गया है तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को अगर हेमोडायलिसिस करेंगे, अगर टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो गैस्ट्रिक लवाश कर सकते हैं इनिशियली, एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन हम कर सकते हैं पेशेंट का। उसके अलावा आईवी फ्लूइड देंगे, D5%, एसबीसी दे सकते हो क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सोडा बाइकार्ब, और डायलिसिस हम कर सकते हैं। एस्पिरिन का कोई एंटीडोट है क्या? नहीं, एस्पिरिन का कोई एंटीडोट नहीं है। अब पेशेंट रिकवरी में आ जाता है तो आईसीयू में मॉनिटरिंग के लिए रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, कॉज को रूल आउट करेंगे क्यों हुआ था ऐसा। उसके बाद आगे अगर कोई सिम्टम परसिस्ट करता है तो प्रोफाइलेक्टिक डोजेज दी जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा पेशेंट का इस केस में। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। होप मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।